So today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what topic we are going to start today. See what topic we are going to start today. हमारा टॉपिक है चैप्टर 14 दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कि हमारे अर्थ पे बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं और उनसे हमारा जो काम है वो काफी आप कह सकते हो कंफर्टेबली हो जाता है। आपको पता है जैसे एयर है एटमॉस्फेयर में और एयर बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ब्रीथ नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। लाइकवाइज हमारा ऐसा ही एक नेचुरल रिसोर्स है वाटर। आपको पता है वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर से हम बहुत से काम भी करते हैं जैसे क्लोथ्स वॉश करना है ना, प्लांट्स को पानी देना, और पानी हम ड्रिंक भी करते हैं और पानी पीना भी बहुत जरूरी है। पानी पिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लाइकवाइज ऐसा ही हमारा एक रिसोर्स है सॉइल। आपको पता है सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल से मिलते हैं हमें क्रॉप्स और क्रॉप्स से हमें मिलता है खाना। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, राइट? तो मतलब हमारे पास बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज है और उनके कारण ही हमारी जो लाइफ है वो इजी है, कंफर्टेबल है, या आप कह सकते हो लाइफ पॉसिबल ही यूज करके है। तो हम इस चैप्टर में उन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वो हमें कैसे यूजफुल है, वो कहाँ अवेलेबल है, और मतलब हमारी कौन सी एक्टिविटीज है जो उनको खराब कर सकती है, और किस तरह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज का वाइज यूज करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम ये चीजें सब कवर करेंगे। तो देखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स, exhaustible and inexhaustible resources, air and air pollution, ozone and its depletion, water and water pollution, eutrophication and biological magnification, water harvesting and its advantages, soil and soil erosion, biogeochemical cycles in which we are going to cover nitrogen, oxygen, carbon and water cycle, and rest we'll do some important question and answers. So let's start with the chapter. अब देखिए हमारे आसपास जो भी कुछ है, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। और आपको पता है एनवायरमेंट एक लाइफ सपोर्टिंग यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक ट्री है। अगर एनवायरमेंट नहीं होगा इसके आसपास तो ये ट्री भी किस तरह से जिंदा रह पाएगा। तो एनवायरमेंट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरमेंट इस ट्री को या आप कह सकते हो प्लांट्स को हेल्प करता है जिंदा रहने के लिए। सिमिलरली यहाँ हम ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई ह्यूमन बीइंग की भी बात करें तो उसको भी जो एनवायरमेंट है दैट इज मस्ट फॉर हिम ऑल्सो, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो काफी एक्टिविटीज करने में ह्यूमन को हेल्प कर रहा है। आप कह सकते हो एक लाइफ सस्टेनिंग यूनिट है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट प्रोवाइड अस फूड, water, air and lot of more things which we are going to see in this chapter. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर के बारे में। देखिए बायोस्फीयर एक ऐसा यूनिट है दैट कंप्राइजेस ऑफ अर्थ क्रस्ट और ये इंक्लूड करता है एटमॉस्फेयर। आपको पता है हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, उस पे हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो बायोस्फीयर में ये क्रस्ट लेयर और एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं ये सब इंक्लूडेड होता है। तो बायोस्फीयर बेसिकली हमने 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। वन इज एटमॉस्फेयर दैट इज द एयर विच सराउंड अस, द वाटर बॉडीज दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड द लैंड विच इज द लिथोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के 3 मेजर कंपोनेंट्स है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। The main 2 components of biosphere which actually forms the biosphere is biotic component and the abiotic component. तो जैसे हमने पढ़ा कि बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर कह सकते हो आप, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और ये आपके पास हो गया हाइड्रोस्फीयर है। तो उसी तरह से अगर हम देखें कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, कि उन लेयर्स में आप कह सकते हो कौन सी चीजें प्रेजेंट है, तो हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है जो कंप्राइज करते हैं बायोस्फीयर।
बायोटिक कंपोनेंट मतलब सारी की सारी लिविंग फॉर्म्स आ जाती है इसके अंदर। लिविंग फॉर्म्स मतलब ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इसके अंदर, एनिमल्स आ जाते हैं, हर तरह का एनिमल, छोटा एनिमल, बड़ा एनिमल, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, सब मतलब जितने भी लिविंग फॉर्म्स है, चाहे वाटर के अंदर है, चाहे एयर के अंदर है, चाहे ह्यूमंस खुद है, चाहे ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ लिविंग फॉर्म्स है, दैट ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर अकेला कंपोनेंट नहीं है बायोस्फीयर का, एबायोटिक कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तभी जो एक बेसिक नीड है लाइफ फॉर्म की वो पूरी होती है। अब बायोटिक कंपोनेंट में तो लाइफ लिविंग फॉर्म्स आ गई, और एबायोटिक कंपोनेंट में सब नॉन लिविंग फॉर्म्स आ जाती है, जिसमें सारे आप कह सकते हो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हमें सराउंड करते हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे आपको पता है रेन होना, स्टॉर्म होना, विंड हो गया आपके पास, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर्स जैसे कि माउंटेन्स, जो भी आपके बैरियर्स है, दे आर टोपोग्राफिक फैक्टर्स, एंड इट आल्सो इंक्लूड द वाटर बॉडीज। तो ये सब नॉन लिविंग फैक्टर्स मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर को। आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, यहाँ आपको लिविंग फॉर्म्स भी दिख रही हैं, जैसे कि फिशेस हो गई है ना, या एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और ये प्लांट्स हो गए, और ये सारे जो आप देख रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजिटेशन हो गई, ये वेजिटेशन तो आपका लिविंग फॉर्म हो गया, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर में एयर हो गई, वाटर हो गई, ये सारे क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आपस में प्रॉपर इंटरेक्ट करते हैं, आपस में डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, और तभी बायोस्फीयर काम अपना प्रॉपर कर पाता है, या हमें फायदा ही तभी है बायोस्फीयर का। मतलब बायोस्फीयर में जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके कारण हमें यूजफुल है बायोस्फीयर, बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन से ही वो पॉसिबल है। दो तरह की कैटेगरी में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है, वन इज एग्जॉस्टिबल एंड अदर इज इनएग्जॉस्टिबल। अब देखिए, एग्जॉस्टिबल नाम से ही पता लग रहा है, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं हमारे पास जो जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, और अगर हम उनका वाइज यूज नहीं करें तो वो खत्म हो जाएंगे, तो और उनको बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जब ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए अवेलेबल ना रहे, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जिनको आप कंफर्टेबली यूज कर सकते हो, और उनको बनने में आप कह सकते हो, मतलब उनका यूज आप इतना कर सकते हो कि वो काफी जनरेशन तक रहने वाले हैं, और जितना भी यूज कर लो दे आर नॉट गोइंग टू गेट एग्जॉस्ट। Like for example, you have wind, right? Wind is an inexhaustible resource. You have LPG. It is formed from, आपको पता है, liquefied petroleum gas है, fossil fuel petroleum से बनती है, so it is one of the exhaustible resource. Solar energy is inexhaustible because sun is going to last for many years. And we have coal, which is again a fossil fuel, and fossil fuels are oils are exhaustible. That is, if the wise use is not conducted, they will get exhausted soon. So this is how you're going to define it, that the resources that are available in limited quantity, and if once get depleted, if wise use is not done, they will get exhaust. Like we have fossil fuels, we have already discussed coal and LPG. Inexhaustible resources are those which occur in abundance and they are not likely to get exhausted soon, and despite of it you can continuously use it, right, and they are not going to get exhaust. Like we have sun, we have water, we have air. These are inexhaustible resources. Now we are going to study about air. What is air? देखिए, आपके आसपास जो एक गैसियस इनवेल्प है जो आपको सराउंड करता है, that is the atmosphere. So the gaseous envelope that surround us is called atmosphere. और जो atmosphere है उसके अंदर क्या चीज present है? We have air in it. Atmosphere is divided into 5 layers. One is troposphere, other is stratosphere, we have mesosphere, thermosphere and exosphere. Right. So the lowest, you can say that the layer is occur in this sequence. We have exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere, and we have troposphere. These are all layers of atmosphere.
So if we going to study about troposphere, it is the lowest region of the atmosphere जिसके अंदर air present होती है. It extends from 8 to 20 kilometers. Like if we talk about that how much it ranges from 8 kilometer to 20 kilometer. जितने भी climatic events होते हैं जैसे thunderstorm वगैरह हो गया, वो सब troposphere में ही occur होते हैं. And like as you know that the troposphere consists of air, so if we talk about the composition of air, it contains nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.03%, and water vapor is also there. We have suspended dust particles, or you can say suspended particulate matter also. We have certain gases and traces like methane. So these all are actually you can say present in the air, or it is the composition of the air. That is why air is called as mixture of gases. And if we talk about the importance of atmosphere, see, it helps in the climatic control. It helps in keeping the temperature steady at night and during the day also. It causes wind to blow, that is the land breeze and sea breeze are just due to atmosphere, and it causes the rain also. अभी हम water cycle पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि rain कैसे atmosphere से cause होती है. Now if we elaborate the land breeze, देखिए land breeze क्या होती है? Breeze का मतलब हवा और land का मतलब land से concerned है इसका. अब देखिए डे के टाइम क्या होता है, जो लैंड है सन होता है, आपको पता है डे के टाइम, तो लैंड क्या होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर बॉडीज, और यू कैन से वाटर विच इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज. तो लैंड जब गर्म हो जाएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सनरेज है, ये आपका लैंड हो गया, ठीक है. तो जब लैंड गर्म हो जाएगा तो जो लैंड के पास वाली एयर है वो काफी हीट अप हो जाएगी, क्योंकि लैंड गर्म होगा तो उससे हीट निकलेगी और ये जो एयर है ये वार्म हो जाएगी. वार्म चीज की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, सॉरी डेंसिटी हमेशा कम होती है, आपको पता है. तो ये जो लेयर है ये ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी. सो द एयर क्लोजर टू द लेंस गेट हीटेड एंड इट राइजेस अप. अब क्या होगा, दिस क्रिएट्स द लो प्रेशर इन द एरिया. यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा एयर की वजह से लो, क्योंकि जो एयर है वो अपर लेवल की तरफ राइज कर देगी. पर सी के टाइम ऐसा नहीं होता, क्योंकि सी जो होती है वो इतनी हीट अप रेडिली नहीं होती. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, लो, राइट. और क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज कर गई है. नाउ ड्यू टू व्हिच द प्रेशर इन दैट रीजन इंक्रीजेस एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द लैंड टू फिल द स्पेस. अब यहाँ पे जहाँ पे लैंड है वहां पे एयर ऊपर की तरफ राइज हो गई, तो वहां क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर. पर सी पे क्या है, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, क्योंकि वहां पे वो हीट अप उतना जल्दी नहीं होता. तो इसीलिए जो ड्यू टू दिस ओनली इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द लैंड, राइट, ठीक है, टू फिल दैट स्पेस. क्योंकि एयर ऊपर राइज हो गई तो जो लैंड के पास वाली स्पेस है वो खाली हो गई. सो द यू कैन से द एयर और यू कैन से द ब्रीज मूव्स फ्रॉम the area of high pressure, that is from the sea, towards the land to fill that empty space. This is called land breeze because this breeze is moving towards the land. Similarly, we have sea breeze, but we get to see sea breeze during night. अब रात को क्या होता है, water जो है वो heat lose faster करता है as compared to land. अब अगर पानी faster heat lose करेगा तो उस समय जो एयर सी के क्लोज होगी वो क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी. अब इस टाइप लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो गया, सी के ऊपर. तो लैंड पे प्रेशर क्या होगा, कंपैरेटिवली हाई. तो इसलिए जो ब्रीज है वो लैंड से किसकी तरफ जाएगी, सी की तरफ, टू फिल दैट स्पेस. नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स सी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सी ब्रीज. Now we have important concern with air, that is the air pollution. एयर पॉल्यूशन आपको पता है बहुत मेजर प्रॉब्लम भी है हमारी एनवायरनमेंट की. तो एयर पॉल्यूशन का मतलब है एयर का कंटामिनेट हो जाना अनवांटेड और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस से. मतलब एयर के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो इस करके हार्मफुल चीजें तो एयर को क्या कर देती है, खराब. दैट इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन.
अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, अब देखो कितनी यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज दिख रही है, आपको दिख रहा है कितना स्मोक रिलीज कर रही है ये एटमोस्फेयर में, कितनी हार्मफुल गैसेस है इन स्मोक के अंदर. सो दिस इज you can say one of the cause of the air pollution. Now the causes is not only the industries, we have natural causes like forest fires, we have dust storms, and there are certain man-made activities also. Like when we burn fossil fuels, then the smoke or the ash, you can say, which is released, it consists of certain harmful gases also. This also pollute the air, And gaseous emission from industries we have already discussed. Similarly, the particulate pollutants like suspended particulate matter like smoke, soot, it is also contaminating the air. Fly ash, dust, and even the gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide and carbon monoxide, they are harming the air. अब आपको पता है व्हीकल्स वगैरह से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उनके एग्जॉस्ट में होती है, चिमनीज से भी होती है. तो ये सब आप कह सकते हो कॉज है मेजर एसिड रेन का. और आपको लगता है क्या ऐसी एयर जो है वो सूटेबल है ब्रीथ करने के लिए? अगर ऐसी एयर को हम ब्रीथ करेंगे तो हमें कितना हार्मफुल इफेक्ट होंगे, हमें कितने लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो ये जो हमारा क्लाइमेट है जो ऐसा होना चाहिए, nowadays you can say it is actually you can say moving on to this side, इस तरह से कंटेमिनेशन हो चुका है ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज ऑल्सो एंड ड्यू टू सर्टेन नेचुरल एक्टिविटीज ऑल्सो. So effects of air pollution, it can cause asthma, it can cause bronchitis, it can cause allergic cold. As I already told you that it can cause lung related infections. These gases which are in the air, which are contaminating air, they can cause irritation in eyes, throat and lungs. They can actually injure our lungs, kidneys, spleen and may cause heart related disease also. Hydrocarbon vapors which are present in air, they can cause the cancer. So you can say these pollutants are affecting the human health, right? That means it is causing a lot of harmful effect on the health of the humans. If plants, it affects the plants also, like falling of leaves, reduced growth, degeneration of chlorophyll, because plants भी तो use कर रहे हैं ना air को breathe करने के लिए. So if the air is not pure, so it will somehow affect the plant also, like the falling of leaves, reduced growth, degeneration of chlorophyll, and it may lead to acid rain also. The rain, which is actually very important for the plants, for the soil, for us, will get contaminated due to presence of certain gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which is released through vehicles. It may cause global warming. और आपको पता है अगर global warming हो जाती है, increase हो जाता है temperature जरूरत से ज़्यादा, तो कितना नुकसान हो सकता है, पूरा ecological imbalance हो सकता है. And it is causing depletion of ozone layer as well. So there are a lot of harmful effects which are actually arising due to air pollution. And one of the harmful effect is the ozone depletion. So first we'll study that what is ozone. Ozone is basically O3. Ozone is basically O3. That is 3 atoms of oxygen are combined to form one molecule which is ozone, that is O3. Right. It is present in stratosphere. We have already discussed about the layers. So this ozone is present in stratosphere. You can see that this white ring like structure is ozone, and it is actually serving a very important function because it is not allowing the ultraviolet rays of sun to enter the earth atmosphere. Otherwise these ultraviolet rays are very harmful to us. I'll write this spelling also. This is ultraviolet rays. So ultraviolet rays are coming from the sun, right? So it is not preventing, like it is preventing those rays from entering the earth atmosphere. So how this ozone is formed basically? See, in the upper atmosphere what happens, this O2 when come in contact with UV rays get dissociated into oxygen atoms. Then this oxygen atom combine with one of the oxygen molecule to form the O3. This is how the ozone is formed. So you can write this, that oxygen first split due to UV rays into oxygen atom, and then this oxygen atom combines with oxygen molecule to form ozone molecule. So this is how the ozone is getting formed. The function of ozone I have already told you कि जो sun से rays आ रही हैं, they consist of infrared rays, they consist of visible region, and they also consist of UV region.
these ultraviolet rays are not beneficial for us, so they are prevented from entering into the earth atmosphere. And who prevents it? The ozone layer is preventing it. So their function is to protect us from ultraviolet radiation. Otherwise, if these rays enter the earth atmosphere, they can harm us in many ways. Like they may raise the temperature of the earth, they can cause global warming, they can cause lot of skin disorders, eye disorders, and lot of more harmful effects. But nowadays, due to pollutants in the atmosphere, they are causing the depletion in the ozone layer. That means our ozone layer is otherwise was thick, but nowadays it is getting thin due to air pollutants. Because these certain pollutants, what they don't, you can say, remain in the lower side. They go into the upper atmosphere, where they make the ozone molecule split into the oxygen molecule and ozone atom, which is causing the thinning of the ozone layer. And the chemicals which are responsible for this is CFCs, like we use in refrigerators, ACs, and तो इनके जो fumes होते हैं, they don't remain on the lower side, they go on to the upper side into the stratosphere and split this ozone molecule into oxygen molecule and oxygen atom, or you can say they cause thinning of ozone layer. अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा नेचुरल रिसोर्स, दैट इज वाटर. आपको पता है जो वाटर है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दैट इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जितनी भी वाटर बॉडीज हैं लाइक ओशन, रिवर्स, लेक एक्सेट्रा, ये सब हाइड्रोस्फीयर में फॉल करती है. तो हम कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ वाटर which is actually an inexhaustible resource. That means water is present in abundance and it is not going to get exhausted. Now we have water harvesting. देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि हमने एक ऐसा प्रोसीजर, फिनोमिना, टेक्निक कह सकते हो, बना रखा है विच इज यूज फॉर कैप्चरिंग, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड द सरफेस रन ऑफ वाटर फॉर फिलिंग ईदर स्मॉल बॉडीज और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर. मतलब जो हमारा रेन वाटर या सरफेस रन वाटर है उसको हम कैप्चर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं मे बी स्मॉल बॉडीज के अंदर, या हम उससे अपना ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करते हैं ताकि वाटर अवेलेबल रहे हमारे पास. फायदा होता है वाटर हार्वेस्टिंग का कि इससे पानी अवेलेबल रहता है थ्रू आउट, राइट. तभी हमने बोला वाटर इज एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. It also reduces the chances of flooding during rainy season. The groundwater is again regularly recharged by it, so it is one of the major benefit of water harvesting. अब हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कादियान सिस्टम, which is a traditional rain water harvesting for agriculture, which is usually practiced in Rajasthan. अब इसमें क्या रहता है कि वहां पे पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और ताकि वहां पे क्रॉप्स उग पाए, नहीं तो अदरवाइज आपको पता है राजस्थान साइड वाटर जो होता है वो थोड़ा डेफिशिएंट रहता है, राइट, क्योंकि वो ड्राई एरियाज हैं. तो इसके लिए कादियान सिस्टम में हम क्या करते हैं, फॉर इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग अर्थन एम्बांकमेंट्स डाउन द स्लोप ऑफ कैचमेंट एरियाज. सी दिस इज अ कैचमेंट एरिया, आप देख रहे हो ये स्लोप है, ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली क्रॉप्स उगाए जाते हैं इस जगह पे, और ये एक अर्थन एम्बांकमेंट बना दी जाती है, इसको हम कादियान बांध भी कह सकते हैं, राइट. उसके पीछे हम एक वेल को डग कर लेते हैं ताकि अगर यहाँ से स्लोली पानी परकुलेट करे तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाए. अब होता क्या है कि जब बारिश आती है तो ये जो वाटर है ये स्लोप से बहता हुआ यहाँ जाता है, राइट, और यहाँ पे वो रुक जाता है एंड देन इट स्टार्ट स्लोली परकुलेटिंग एंड देन इट इज कलेक्टेड इन this dug well. So you can write in this way, a shallow well is often dug behind the embankment this to store extra overflow water. जो stored water होता है that slowly percolates down into the ground and the area is then used for cropping. This is the कादियान or a cropped area जिसको water का availability रहता है. Advantages of this watershed management is growing more trees in the watershed areas increases the retention of more rainwater and protect the soil also from soil erosion. अगर हम ज़्यादा trees लगाएंगे तो पानी भी retain ज़्यादा होगा और soil का upper layer भी जो बंधा रहेगा
वो आप कह सकते हो रिमूव नहीं होगा. It also enhances the productivity that increases the income of watershed community as well. It reduces the drought condition and the flood condition, and it increases the life of downstream dam and reservoirs because of less silting. But again, certain activities is, you can say, causing a threat to water, a kind of water pollution, which is again a cause of ecological imbalance. So it is the contamination of water bodies by harmful and undesirable substances. आपको पता है पानी के अंदर सिर्फ पानी रहना चाहिए और उसका पीएच पानी का क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पानी 7, पीएच 7 होता है. पर वाटर में ये जो चीजें हम डंप करते रहते हैं, केमिकल्स, कुछ फर्टिलाइजर्स, कुछ गार्बेज, ये सब जो हम थ्रो करते रहते हैं, उससे जो पानी है वो कंटेमिनेट हो जाता है, वो प्योर नहीं रहता, उसका पीएच जो है वो 7 नहीं रहता. दैट इज इट नो लॉन्गर रिमेन्स न्यूट्रल. अब वाटर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि हीट और ऑयल स्पिल्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का डिस्पोजल कर देते हैं हम पानी में. बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट हो सकते हैं जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी. तो मेन कारण है वाटर पॉल्यूशन का सीवेज का डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल पानी के अंदर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का डिस्पोजल, पेट्रोलियम और ऑयल का डिस्पोजल. और इन चीजों से आप देखिए पानी किस तरह से कितनी बुरी हालत में आप देख पा रहे हो कि हो जाता है. नहीं तो अदरवाइज जो हमारा प्योर वाटर होता है और जो कंटामिनेटेड वाटर है, आप देखो कि क्या इस वाटर को आप यूज कर सकते हो किसी एक्टिविटी के? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. So the harmful effects of water pollution, it causes many water related diseases in humans like typhoid, cholera, jaundice, right? It causes ecological imbalance, it causes a water bloom which leads to eutrophication. This we are going to discuss further, and it may cause the change in temperature as well. It may lead to biological magnification. Again, we'll discuss this in detail, and it may cause decomposition of organic matter. देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जो कि मेन कारण हमने कहा कि वाटर पॉल्यूशन से होता है ये. अब आप अगर बहुत ज्यादा केमिकल्स को वाटर बॉडीज के अंदर डिस्पोज करेंगे इस तरह से, तो वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो. अब ज्यादा एल्गी की ग्रोथ होने को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन को क्या बोलते हैं? वाटर ब्लूम. अब अगर वाटर ब्लूम हो जाएगा, एल्गी की ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, तो एल्गी पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेने लगेगी. अब अगर एल्गी पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेने लगेगी तो ऑक्सीजन का कंटेंट पानी के अंदर कम हो जाएगा और उस कारण एक्वेटिक लाइफ डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. ऐसे ही हमारे पास एक कॉज है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी. अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि अगर कोई हार्मफुल केमिकल, आपको पता है जैसे आप बहुत ज्यादा केमिकल्स का स्प्रे करते हैं प्लांट्स वगैरह पे ताकि प्लांट्स को डिजीज ना हो या अर्ली मेचुरेशन हो जाए प्लांट्स वेजिटेबल्स वगैरह की, तो उससे क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स है या कुछ भी केमिकल्स है, आपको पता है इसको एक हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, इस तरह से हमारी फूड चेन लिंक्ड होती है, पता आपको. तो ऐसा नहीं है कि जो हार्मफुल केमिकल है उसका जैसे कि एनर्जी ट्रांसफर होता है फूड चेन में, जैसे आप देखो यहाँ से एनर्जी कम जा रही है, इसमें और कम जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि भी जो पॉइजनस चीज इस लेवल पे होगी वो भी आगे ट्रांसफर कम होगी, ऐसा नहीं होता. पॉइजनस चीज का लेवल हर लेवल पे बढ़ता जाता है और मैक्सिमम सफरर कौन सा होता है? जो कि लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म होता है फूड चेन का. तो आप कह सकते हो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ते रहना ट्रॉफिक लेवल्स पे, और ऐसी कंडीशन में जो लास्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सबसे ज्यादा सफर करता है. So sometimes some chemicals enter the food chain and their concentration goes on increasing at each trophic level, and the maximum sufferer is the last one in the food chain. So at each step the concentration does not decrease like energy is decreasing, but here the concentration of harmful substance is increasing. So maximum sufferer is going to be the last organism. Like in this, the last organism is the lion. So lion is going to be this, you can say, the maximum sufferer in this if the biological magnification is taking place, or you can say if some harmful substance enter into the food chain. Now we have another natural resource, that is soil. You know that
सॉइल इज अ पार्ट ऑफ अर्थ और उसके अंदर बहुत से टूटे हुए रॉक्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स का वेस्ट, ये सब चीज रहती है सॉइल के अंदर। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है प्लांट सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स है तो हमें फूड मिल रहा है, फूड है तो हम जिंदा रह सकते हैं, वी कैन लिव, राइट? तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड। See, soil is formed by the process which is called as weathering of rocks. Weathering of rocks मतलब किसी भी कुछ factors होते हैं जिसके कारण जो बड़े बड़े rocks हैं that breaks them into smaller rocks and finally into such smaller parts कि वो soil बना देते हैं. अब the factors which are responsible for the weathering of rocks is many, like we have the temperature, we have the temperature, we have the wind, we have the water, so there are many you can say factors. तो वो actually क्या करते हैं, वो इनके अंदर cracks appear कर देते हैं, और ये जो cracks है, क्योंकि जो rocks है वो आप कह सकते हो contract तो नहीं कर सकते ना, expand तो contraction expansion नहीं होता उनके अंदर, तो अगर किसी भी कारण उनके अंदर crack appear होता है या कभी वो contract या expand होते हैं तो उससे crack आ जाएगा, और crack से finally क्या होगा, वो smaller rocks में टूट जाएंगे, और finally ये चीजें इतना repeatedly होती रहती है कि they form the soil. So we can say that there are many factors which are responsible for it, like the physical factors like temperature, wind, rainwater, water-like substances, they seep inside the rock, right, and they cause cracks in them. And cracks, I have already told you, leads to the breaking of rocks, the bigger into the smaller, and finally into the soil. Other factors like biological factors, that is the lichens and all, they grow inside the rocks, and what happens when they grow inside the rocks, they secrete certain acids. ये जो acids होते हैं ये rock के अंदर penetrate करके उसको डिग्रेड कर देते हैं, मतलब अब एक तो पहले अपनी रूट्स पेनिट्रेट कर लेते हैं, उससे भी क्रैक्स आ गए, दूसरा ये एसिड सिक्रीट कर रहे हैं, उससे भी रॉक्स डिग्रेड हो रहे हैं, सो दिस कॉजेज द विथरिंग ऑफ रॉक्स. Now we have a soil profile. Now when the soil is formed, soil is not of same kind of particles. It consists of different layers, like different particles which are making the different layers of the soil. So the soil is divided into different layers. We have A horizon, we have B horizon, we have C horizon, and we have O horizon as well. So let's study about it. तो अगर A horizon की हम बात करें, जो A horizon है हमारा top soil है, which is rich in the organic matter, that is the humus. जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो इसी ए हॉरिजॉन तक ही सिर्फ पेनिट्रेट करती. नेक्स्ट वी हैव बी हॉरिजॉन. बी हॉरिजॉन के अंदर रहते हैं सारे के सारे मिनरल्स जो कि आपको पता है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट भी लेता है, यूटिलाइज करता है उसको फॉर ग्रोथ. और सी हॉरिजॉन में हमारे पास रहता है अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल, मतलब बहुत ही बड़े साइज, मतलब आप कह सकते हो उतने बड़े नहीं पर हाँ रॉक्स उसके अंदर रहते हैं. तो सी और डी आप कह सकते हो एक हमारा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर रॉक्स ही हैं, बस साइज का उनका रॉक्स का फर्क है. जो हमारा लास्ट हॉरिजॉन है उसमें बहुत ज्यादा बड़े रॉक्स है, जो सी हॉरिजॉन है उसमें कंपैरेटिवली कम रॉक्स है. अब सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो रॉक के पार्टिकल्स हैं, वो चार तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, लुक एंड टेक्सचर. हमारे पास ग्रेवल भी होते हैं, मतलब इस तरह के. वी हैव सैंड पार्टिकल आल्सो, देखो कितने स्मॉल है साइज में. वी हैव द सिल्ट पार्टिकल आल्सो लाइक दिस, सो स्मॉल. वी हैव अ क्ले पार्टिकल्स एज वेल. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉइल. If we talk about gravel, जो gravel होते हैं, they are very large in size and then can be easily picked by hand. Particle size जो gravel का रहता है वो 2 mm in diameter से बड़ा रहता है. Sand particle comparatively छोटा है, that is coarse in touch and have particle size ranging from 0.05 mm to 2 mm, and they can be seen with naked eye also. जो हमारे पास silt है, their particle size is small, that is 0.05 to 0.05 mm. एंड क्ले पार्टिकल की आप बात करो तो वो सबसे छोटा सॉइल का पार्टिकल है जिसका साइज बहुत बहुत छोटा है एंड इट इज हार्डली विजिबल टू अस. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. We have sandy soil, we have loamy soil, we have clay soil. Sandy soil is a soil which contains large amount of sand particles and but very small amount of silt and clay. But
you can say the main disadvantage of the soil is it cannot hold much water, but sometimes it is of an advantage also. Another soil, we have a clay soil, as you can see in the figure. It consists of clay particles and a small quantity of humus and silt. It can hold much water but cannot trap air. ये air को hold करके नहीं रख सकता पर पानी को hold कर सकता है. Third, we have loamy layer. You can see which is dark in color. It consists of silt, sand and humus. It has a good water holding capacity और इसमें roots को properly air मिलती है because it can trap air. It can actually help in the ventilation. It has a small pores which help in the ventilation, proper ventilation. The main threat to the soil is the soil erosion. मतलब किसी भी फैक्टर से जो ऊपर वाली सॉइल की लेयर है हमारे पास जो कि सबसे फर्टाइल होती है उसका रिमूवल किसी भी फैक्टर जैसे कि विंड, वाटर एक्सेट्रा. So soil erosion is the removal of top layer of soil by wind, water, etc. And this removal may occur due to wind, due to heavy rain, due to improper farming, human actions like the expansion of urban sector, etc. It can be through dust storms, it can be through frequent floods. तो किसी वजह से भी जो upper layer है हमारी जो soil की which is fertile, which is best for growing plants, can be removed. Now, if the upper layer is removed, it leads to, you can say, many disadvantages like loss of fertile soil. क्योंकि ऊपर ही minerals होते हैं, अगर upper layer ही नहीं रहेगी तो plant को कहाँ हम grow करेंगे? It can cause landslides, and you can see that. It can lead to flood also. It can lead to silting of water reservoirs. But we can prevent it, this mean, you can say, like we can prevent the soil erosion by doing the terrace farming. Like you can construct like this, you can आप इस तरह से terrace की तरह farming कर सकते हो. ये mostly hilly areas के अंदर होता है ताकि वहाँ पे पानी रुके नहीं और पानी बहता हुआ चला जाए. We can put the wind breakers ताकि बहुत ज़्यादा speed से अगर wind आए तो upper layer हमारी removed नहीं हो. प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल हो सकती है फील्ड्स के अंदर. स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स बनाई जा सकती है रिवर बैंक्स के आसपास ताकि फ्लड्स वगैरह ना आए. नाउ वी आर गोइंग टू डू बायो जियोकेमिकल साइकिल्स. देखिए ये जो साइकिल्स होते हैं दे एक्चुअली रिलेट टू रीसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. मतलब आपको पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक साइक्लिक फॉर्म में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में घूमते रहते हैं. तभी जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट है उसके न्यूट्रिएंट पूल में वो कांस्टेंट रहता है. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर. As we know, we have producers, we have consumers, we have decomposers. तो ये जो चीजें हैं ये एक साइक्लिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करते रहते हैं एंड अल्टीमेटली जो न्यूट्रिएंट पूल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनका कंटेंट कांस्टेंट रहता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल, दैट हाउ द कंटेंट ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड. आपको पता है कि सन शाइन करता है ना, सन डेली निकलता है आपको पता है. अब सन की रेस से क्या होता है जो वाटर बॉडीज है उनका पानी इवेपोरेट होने लगता है. मतलब इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द हीट प्रेजेंट इन द सन रेस, राइट. सिमिलरली आपको पता है जब धूप होती है जो प्लांट होते हैं प्लांट्स के थ्रू भी एक प्रोसेस होता है दैट इज ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन करके जो पानी है वेपर्स की फॉर्म में जाता रहता है एंड छोटे छोटे वाटर वेपर्स मिलकर इस तरह से क्लाउड्स बना लेते हैं. जब क्लाउड्स में बहुत ज्यादा वाटर रिटेन हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू दे गेट जो क्लाउड्स है उनसे जो पानी होता है इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन बैक टू दी अर्थ. तो इस तरह से ये वाटर साइकिल है जो कि चलता रहता है और वाटर का कंटेंट मेंटेन रहता है. दूसरा साइकिल है हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल. सो लेट्स सी दैट हाउ द ऑक्सीजन कंटेंट और परसेंटेज इज मेंटेन्ड. आपको पता है जो ऑक्सीजन है दैट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. इट इज टेकन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ. आपको पता है जो प्लांट्स है वो तो रात को लेते हैं, नाइट में ऑक्सीजन लेते हैं है ना, और डे में तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. तो आप कह सकते हो अभी हम यहाँ सिर्फ एनिमल्स को ही कंसिडर कर लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है दैट एंटर इनटू द प्लांट्स बिकॉज दे टेक अप फॉर breathing and when they breathe they take oxygen and as a result they give out carbon dioxide.
This carbon dioxide is taken by all the plants because during daytime they do photosynthesis. तो वो carbon dioxide लेते हैं और oxygen release करते हैं atmosphere में. So this process goes on and the content of oxygen is maintained. ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर पेपर में आपको नाइट्रोजन साइकिल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एज N2. There are certain class of plants which have actually their roots have the special kind of bacteria that is nitrogen fixing bacteria. Leguminous family के plants होते हैं like peas and all. उनके root के अंदर root nodules में nitrogen fixing bacteria होते हैं and these bacteria actually can fix this atmospheric nitrogen and convert them into compounds like ammonia. Right. So this process is called as ammonification. That is process of converting the atmospheric nitrogen by nitrogen fixing bacteria into ammonia. So this is nitrogen fixation, the process, and the first step because the ammonia is formed, it is called ammonification. फिर ये जो ammonium होता है by certain bacteria, it gets converted into nitrites in the soil. And in soil, these nitrites get converted into nitrates and they are taken up by the plants. The process of converting the atmospheric nitrogen into ammonia is ammonification, but the process of converting of ammonia into nitrite or nitrate is called as nitrification. Nitrifying bacteria hota hai like Nitrosomonas, Nitrobacter, they carry out the nitrification. अब ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट ने ले लिया और प्लांट ने इसको यूज कर लिया. अब प्लांट्स जब डेड होंगे, मरेंगे या किसी भी तरीके से डिकम्पोज होने लगेंगे तो उनके डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा? अमोनिया. और फिर से वो अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर दूसरे प्लांट्स उसको ले लेंगे. अब एक तो साइकिल ये हो गया. अब दूसरा क्या होता है, जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं लाइक सूडोमोनास, मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग लाइक सूडोमोनास, राइट. ये जो बैक्टीरियाज करते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग दिस नाइट्रेट बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड द प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन भी हो रही है और इनके डिकम्पोज होने से भी अमोनियम बन रहा है. तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कंटेंट मेंटेन रहता है. सो आई थिंक यू गॉट इट. यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को आपने याद रखना है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है. उसके अंदर हमने पढ़ा अमोनिफिकेशन, मतलब जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसका अमोनिया में कन्वर्ट होना. और फिर उसके अंदर हमने पढ़ा नाइट्रिफिकेशन, मतलब अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है. और एक हमने पढ़ा डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब जो नाइट्रेट है दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल वी हैव राइजोबियम which is present in the root nodules of leguminous plants. ऐसे ही हमारे पास अमोनिफिकेशन के भी बैक्टीरिया, that is the rhizobium only. नाइट्रिफिकेशन के हमारे पास बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, we have nitrobacter. They actually can carry out nitrification. Denitrification का बैक्टीरिया है हमारे पास Pseudomonas. So these activities are taking place which are actually helping in maintaining this atmospheric nitrogen content. ऐसे ही हमारे पास कार्बन साइकिल है. सी कार्बन appears in atmosphere in the form of carbon dioxide. We know that during photosynthesis the plant take up carbon dioxide from the air, right? And as a byproduct they release oxygen gas, right? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स के अंदर चली गई क्योंकि प्लांट सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. अब ये प्लांट जब डिके होगा इट विल एड अप अ काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सॉइल, राइट. अब एनिमल इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज करते हैं CO2 जो एटमॉस्फेयर में जा रही है. ठीक है, अब ऐसे ही प्लांट्स जब रात को रिस्पायर करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तब वो कौन सी गैस लेते हैं? O2. हमारे जैसे ही रिस्पायर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो दिस विल आल्सो एड अप कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एयर. सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल एमिशन आ रहा है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. So this actually helps in maintaining the carbon dioxide content in